कि हाउ द साइंटिस्ट हम्बर्ट ही रिलेट द स्पीशीज रिचनेस along with the area. ठीक है, तो वन स्टेटमेंट इज गिवन हियर, जैसे यहाँ पे हम्बर्ट ने लिखा है कि हम्बर्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. ठीक है, व्हाट द साइंटिस्ट सेड कि जितना हम एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं और जितना हम किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी एरिया जो है उसके डीप में जाते हैं तो स्पीशीज की रिचनेस जो है वो ज्यादा होती है. एंड स्पीशीज रिचनेस इज लेस एट द बाउंड्रीज. ठीक है, व्हेन यू एंटर एनी फॉरेस्ट तब भी स्पीशीज रिचनेस कम होगी, और जब आप फॉरेस्ट जो है उसमें से बाहर आएंगे देन ऑल्सो द स्पीशीज रिचनेस इज लेस. But there is a central zone that is present in that forest where more and more species are present. ठीक बेटे, that's why we obtained here a rectangular hyperbola, and the rectangular hyperbola has a broad slope here. तो broad slope जो है वो ये indicate करता है that maximum species richness is found at the central zone of the forest. ठीक बेटे, अब इस पे अगर क्वेश्चन हमने फ्रेम करना हो, जैसे सबको पिछली बार मालूम है, we have given one paragraph and 4 to 5 questions are there at the end of that paragraph. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें इस तरह से हो सकता है कि नेम द साइंटिस्ट, or you can say name the German naturalist and geographer, ठीक है, who relate species distribution along with the area. Then you must know the name of the scientist is Alexander von Humboldt. ठीक है, what should be the second question? What is the observation taken by Humboldt? Humboldt के द्वारा क्या observation ली गई? ठीक बेटे, तो observation is very much clear that species richness increased with area explored. जितना ज्यादा एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे उसके साथ साथ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, उसके बाद आपको ये इक्वेशन दी जा सकती है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, एंड आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज z सिग्निफाई हियर. ठीक है, व्हाट इज z सिग्निफाई हियर, तो इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन और इट इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट. And the value of the regression coefficient, that is z, it lies in the range of 0.1 to 0.2, but this value it varies. ठीक है, when instead of a forest we consider some continent. अगर हम फॉरेस्ट की जगह पे कोई कॉन्टिनेंट लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो ब्रॉड नहीं होगा. इन दैट केस द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्टीपर होता जाता है. ठीक है, तो इन अ कॉन्टिनेंट देयर मे बी सम स्पीशीज जिसका कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ही ह्यूज नंबर में हो सकता है एज कंपेयर टू द अदर स्पीशीज. तो जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि in the different continents different type of species they become dominant. For example, in some continents fruit eating birds are there. ठीक है, कुछ continents में fruit eating birds हैं. There may be some other continents where what some other mammal species are there. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें कंगारूज नजर आते हैं. ठीक है, न्यूजीलैंड में हमें क्या नजर आएंगे, पेंगुइन्स नजर आएंगे. ठीक, इस तरह से कहते हैं कि एरिया आपने कितना बड़ा एक्सप्लोर किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिनेंट में एंड इन केस ऑफ फॉरेस्ट जो है वो वेरी करता है. ठीक बेटे, तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो स्टीपर स्लोप का मतलब यहाँ पे ये है कि इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लार्जर एरिया सच एज अ कॉन्टिनेंट, in that case the slope that we obtained from the graph is a steeper one, and this indicates that there are so many species that are present in that area, but out of those species there is one species whose number is more as compared to the other one, and that is the dominant species. Okay, but I am on the next topic, and the next topic is the importance of species diversity to the ecosystem. So what the ecologist or the scientist said that the ecosystem diversity is because of the number of species that are found in a ecosystem. So there are variety of species that constitute an ecosystem. So one question that is coming in our mind is, does the number of these species which are present in a community, it is really matters or it play a significant role in the functioning of the ecosystem. तो कहते हैं कि क्या इतनी सारी जो स्पीशीज इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उन स्पीशीज का इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिस्ट दे हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स, एंड व्हाट द इकोलॉजिस्ट दे ऑब्जर्व्ड jointly, what they observed कि communities which have more species they are generally more stable as compared to the communities which have less species. ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज जिसमें स्पीशीज का नंबर ज्यादा है वो कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है,
और ऐसी communities which have lesser number of species, these communities they are more vulnerable to different type of diseases, pandemics or some other environmental threats that generally occurs in their habitat। ओके बेटे, उसके बाद देखिए आपको बताया कि स्टेबल कम्युनिटी जो है वो एक्चुअली दैट कम्युनिटी है which has larger number of species। and what are the characteristic feature of this stable community? That this stable community, if it is suffering from some other type of environmental stresses or occasional disturbances, whether it may be the natural disturbances या फिर man-made disturbances है, ठीक है। natural disturbances में क्या क्या हो सकता है? it may be droughts, ठीक है, drought की problem आ गई हुई है या floods आ गई हैं, तो in that situation if so many species are present in an area and constitute a community, then the effect of those environmental disturbances are less on those species। ठीक है, उन स्पीशीज के ऊपर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस जो है उनका लेस इफेक्ट पड़ता है। बट इफ अ कम्युनिटी इट हैज लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज, इन दैट केस by drought or by flood or another type of natural disasters, the members of these species as they are few in number तो they suffer a lot। ठीक बेटे, इसके अलावा one very important thing here is that sometimes alien species they enter into the native places or the native habitat of species। So in that situation, these alien species, they are somewhat powerful as compared to the native species. And when they compete with these native species, they generally do the eradication of the species। So in that case, those communities which have larger number of species, ठीक है, they are less prone to these alien species। उनके ऊपर alien species का कम से कम इफेक्ट पड़ता है। पर ऐसी communities जिसमें number of species कम है, उन्हें एलियन स्पीशीज जो है वो जल्दी रिप्लेस कर देती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज एविडेंसेस दे आर नॉट ओनली मेयर असम्पशंस, but there was another scientist and the name of the scientist is David Tillman। So David Tillman, he has done so many ecosystem experiments, long-term ecosystem experiments by considering some outdoor plots, and on the basis of that what he has observed that the plots which have more number of species they show less and less variations in the total biomass annually। ठीक है, टिलमैन जो थे उन्होंने काफी सारे प्लॉट्स जो हैं उनको स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि ऐसे प्लॉट जिनके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा हैं वो स्पीशीज जो है उसमें जो एनुअल बायोमास प्रोडक्शन है ना, चाहे किसी भी तरह की कोई ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस आ जाए, उनका जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन है उसमें 1 to 2% से ज्यादा कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होता, वेरिएशंस नहीं होती। ठीक बेटे, तो हमेशा उनसे हमें क्या मिलती है? हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है, बिकॉज सच टाइप ऑफ स्पीशीज दे आर रेजिस्टेंट एंड रिसाइलेंट टू दीज ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। they are adapted, they can show resistance to any kind of disturbances that can happen all of a sudden। ओके बेटे, फिर उसने ये बताया हुआ है कि हाउ दिस स्पीशीज रिचनेस दे कंट्रीब्यूट्स टू द वेलबीइंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो उसमें उसने आपको ये बताया है कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है it is not only important for the ecosystem health but it is also very much required for our survival too on this planet। ठीक है, we as a human being though we considered ourselves कि हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं सुपीरियर स्पीशीज में आते हैं, पर वो कहते हैं कि we cannot enjoy the planet earth alone। ठीक है, there are so many species that are also living with us। तो जितना हमारा राइट है प्लैनेट अर्थ पे उतना ही उन स्पीशीज का भी है, एंड इफ दोस स्पीशीज दे बिकम एक्सटिंक्ट देन इट आल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ अस टू। ठीक बेटे, तो उसका उसने एक एग्जांपल आपको बताया हुआ है कि एज वी नो दैट द वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम they have variety of species and one of the key species that are found in the ecosystem of the western ghats is the tree frog species। ठीक, तो कहते हैं कि this tree frog species is the chief component of so many food chains that are occurring in that ecosystem। तो अगर ये tree frog species जो है वो key species है किसी ecosystem की, तो अगर ये species जो है वो किसी कारणों की वजह से extinct हो जाती हैं तो it affect number of species who are dependent on them। ठीक है, तो देखो फ्रॉग्स हैं, ट्री फ्रॉग्स हैं, तो ट्री फ्रॉग्स जो हैं वो इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर ये ट्री फ्रॉग्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो दे एक्ट एज द प्रेडेटर्स फॉर द इंसेक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली देयर प्रेज। तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी
एंड दूसरी तरफ देयर आर सम अदर प्रेडेटर्स जो कि ट्री फ्रॉग्स जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो उस केस में वो कहता है कि जो ट्री फ्रॉग्स के प्रेडेटर्स हैं दे विल आल्सो गेट एक्सटिंक्ट। तो दोनों ही केसेस में प्रे जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है और जो ट्री फ्रॉग्स के प्रेडेटर्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि समटाइम्स एज वी नो दैट कि कितनी स्पीशीज हमारे पास एंट्स की प्रेजेंट है, मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स आर देयर। तो अगर हम कह देते हैं कि इसमें से 20,000 में से सिर्फ 15,000 स्पीशीज अगर एंट्स की रह जाती हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी द केस। कहते हैं कि एवरी स्पीशीज इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम हेल्थ एंड इफ सच अ इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ठीक है, गेट एक्सटिंक्ट देन इट डायरेक्टली अफेक्ट द इकोसिस्टम। ओके बेटे, इस चीज को समझाने के लिए देयर वाज अनदर साइंटिस्ट एंड ही वाज अ स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट and the name of the ecologist is Paul Ehrlich। ठीक है, पॉल एहरलिच जो है उन्होंने एक कॉमन सा आपको एग्जांपल दिया है। वो कहते हैं कि सपोज वी आर टेकिंग अ जर्नी थ्रू एन एयरप्लेन। अगर हम एयरप्लेन के जरिए जो है जर्नी कर रहे हैं और उस एयरप्लेन के अंदर जो है बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, सो मेनी पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन आर देयर एंड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ राइबर्ट्स। ठीक है, राइबर्ट्स यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी पार्ट्स जो इनको जोड़ने वाली जो चीज है उसको राइबर्ट्स बोला गया है। ठीक है, दीज आर समवट लाइक स्क्रूज, जैसे कहते हैं स्क्रू की तरह है ये। और कहते हैं कि इफ सम पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग थ्रू दोज दैट एयरप्लेन, व्हाट दे डू, अगर वो क्या करते हैं हर एक पार्ट जो है उसमें से एक एक राइबर्ट निकालते जाते हैं, ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लाइट की सेफ्टी है वो उस केस में अफेक्टेड होगी। अब वो इसके जरिए आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है इट इज समवट लाइक अ एयरप्लेन एंड ऑल द स्पीशीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट एयरप्लेन। ठीक है, तो ऑल द स्पीशीज दे आर जॉइंट टुगेदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज द पार्ट्स ऑफ द एयरप्लेन दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ राइबर्ट्स। वैसे तो ये चीज है कि हर एक स्पीशीज जो है दे आर प्लेइंग सम सिग्निफिकेंट रोल। ठीक, तो कहते हैं कि अगर हर रोज हर पैसेंजर जो है वो एक एक राइबर्ट निकालता रहता है तो फिर जो एयरप्लेन है उसके जरिए फ्लाइट सेफ्टी जो है उसकी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, सपोज करिए कि लोगों ने पहले जो राइबर्ट्स हैं वो ऐसी जगह से रिमूव किए हैं जो कि ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेटर ऑन व्हाट दे डू, इफ दे रिमूव द राइबर्ट्स फ्रॉम द विंग्स, ठीक है, तो विंग्स जो है वो एयरप्लेन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसी तरह से वो कहते हैं कि अगर इकोसिस्टम में छोटी मोटी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती रहती हैं तो इफेक्ट तो उनका भी पड़ता है, but in that case the effect is the very larger one if some key species who is driving a major role in the ecosystem functioning it become extinct or it seriously facing the threat to extinct। ठीक है, उसी तरीके से उसने आपको बताया जैसे कि विंग्स में से अगर राइबर्ट निकालेंगे तो फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगी, एयरप्लेन की क्रैश होने की कंडीशन हो सकती है। उसी तरीके से अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उसकी की स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट, एक मेजर इफेक्ट जो है वो इकोसिस्टम की हेल्थ के ऊपर रहता है। ठीक बेटे, तो दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज द राइबर्ट-पॉपर हाइपोथेसिस एंड इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट Paul Ehrlich। Okay बेटे, I am on the next topic and the next topic is loss of biodiversity। ठीक है, तो here he has discussed that from the previous so many decades the extinction of the species it takes place at an alarming rate and how many species they become extinct actually। तो कहते हैं कि the condition is quite doubtful that ऐसे नहीं हम कह सकते कि इकोसिस्टम में से सिर्फ स्पीशीज जो है उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, but side by side the process of speciation it also takes place simultaneously। So not only the species they get extinct but side by side new species they are also added to the ecosystem। But what is the special thing that due to human interference the rate of extinction of species it goes on increasing। ठीक है, पहले नेचर में स्पीशीज का जो एक्सटेंशन था वो अपने आप हो रहा था और उसकी स्पीड भी कम थी, पर जब से वो कहता है कि ह्यूमंस जो है उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया इकोसिस्टम में तब से स्पीशीज के एक्सटेंशन का रेट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हो चुका है एज कंपेयर टू देयर एडिशन ऑफ द न्यू स्पीशीज टू द इकोसिस्टम। ठीक है, फॉर गिविंग सपोर्ट टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, he has given so many example। for example
वो कहते हैं कि when the humans they start colonizing the tropical Pacific islands, ठीक, how many species of the native birds they get extinct due to human interference? तो more than 2000 species of the native birds they get extinct. ठीक है, 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज नेटिव बर्ड्स की जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं जब ह्यूमंस जो है उन्होंने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे रहना शुरू किया। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड डेटा लिस्ट, तो IUCN जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल जो है वो एक रेड डेटा लिस्ट जो है उसको जो है लाती है एग्जिस्टेंस में। तो इन द ईयर 2004, ठीक है, दिस IUCN हैज प्लेस्ड वन रेड डेटा लिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, there are 784 species whose extinction has taken place. And what species they come under this extinction? So there are 338 species of vertebrates, 359 invertebrate species, 87 plant species they become extinct in the last 500 years. ठीक है, पिछले 500 सालों के अंदर जो है 784 से भी ज्यादा स्पीशीज जो उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है, जिसमें से 338 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की और 87 स्पीशीज जो हैं वो प्लांट्स की हैं। पर रिसेंटली जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं इन द प्रेजेंट टाइम, उसमें कुछ स्पीशीज के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन मॉरिशस, ठीक है, डोडो जो है वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देन क्वागा, इट इज स्पीशीज दैट गेट एक्सटिंक्ट इन अफ्रीका। देन थैलासिन इज इन ऑस्ट्रेलिया। देन स्टीलर सी काउस, ये रशिया के अंदर होती थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा 3 सब स्पीशीज जो है वो टाइगर्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, दीज आर बाली, जावा एंड कैस्पियन स्पीशीज ऑफ द टाइगर। तो कहते हैं कि लास्ट 20 इयर्स के अंदर 27 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो डिसअपियर हो गई हैं अर्थ की सरफेस से, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजर कॉज बिहाइंड दैट? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस इन द इकोसिस्टम फंक्शनिंग बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो कहते हैं कि एक्सटेंशन अक्रॉस टैक्सा इज नॉट रैंडम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं विच आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन एंड अमंग दिस वी हैव द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की स्पीशीज के एक्सटेंक्शन का रेट जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द अदर स्पीशीज। ओके बेटे, बिसाइड दिस वे कहते हैं कि 15,500 स्पीशीज जो है वर्ल्ड में ऐसी हैं विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, they are not extinct but they are facing the threat of extinction. And presently 12% of the bird species, 23% of the mammal species, they are also facing the threat for extinction. Okay बेटे, 32% amphibians की species है, 31% species gymnosperms की है जो कि threatened species के categories में है। If we are not taking appropriate steps for their protection, so these species may get extinct in upcoming years. Okay बेटे, इसके अलावा देखिए what is given here, तो कहते हैं कि according to the fossil records what we see that large scale loss of species, ठीक है, which we are generally noting this time, ठीक है, वो humans जो हैं जब वो सीन के अंदर अपीयर हुए हैं उनके बाद ही लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन हुआ है स्पीशीज का। इससे पहले वो कहते हैं कि there may be different type of natural disasters that takes place on the surface of earth time to time, but the extinction rate of the species is less, but as soon as the humans they enter into the scene, this rate of extinction it keeps on increasing. Okay बेटे, तो इसमें उसने आपको बताया कि 5 एपिसोड्स अब तक मास एक्सटिंक्शन के स्पीशीज के हो चुके हैं, ठीक है, पर 6th जो एक्सटिंक्शन का एपिसोड है उसका रेट जो है वो 5 एक्सटिंक्शन एपिसोड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और करंट रेट जो है एक्सटिंक्शन का, ठीक है, वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है जो कि प्री ह्यूमन टाइम्स के अंदर जो है एक्सटिंक्शन का रेट जो था उससे। तो इस तरह से कहते हैं कि अगले 100 इयर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दे मे बी वाइप्ड आउट, ठीक है। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस इसी तरीके से चलता रहता है तो अगले 100 इयर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज जो है वो वाइप्ड आउट हो जाएंगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि when there is a loss of biodiversity then it has so many effects on the functioning of the ecosystem. And what are these effects? कि biodiversity loss होने से किसी भी रीजन में इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? Then the first one is a decline in the plant production.
If more and more plant species they get extinct, then few species they are present in the plant community, and as a result the biomass production from these species it is also less. Okay, but the second one is lowered resistance to environmental perturbations such as drought. तो if some natural disasters it takes place, जैसे फ्लड आ जाते हैं या फिर ड्रॉट आ जाते हैं, तो उस केस में अगर किसी कम्युनिटी में लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, तो these species they can easily trap under these natural disasters because they have lower resistance to these environmental disturbances, so their extinction can take place all of a sudden. Okay student, third one is increased variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water use, pest and disease cycles. इसके अलावा कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसमें वेरिएशंस जो है वो भी इंक्रीज होती हैं कुछ प्रोसेसेस में, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है उसके रेट अफेक्टेड होगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो वाटर का एक्सेसिव यूज कर लेंगे, कुछ प्लांट्स को वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा कहते हैं कि पेस्ट जो है दे कैन इजीली स्प्रेड देयर डिजीज साइकिल अमंग दोस कम्युनिटीज व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज। तो अगर ज्यादा स्पीशीज होंगी और कोई डिजीज हो भी गई है, चाहे प्लांट डिजीज है, एनिमल डिजीज है, तो अगर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे गेट अफेक्टेड तब भी देयर मे बी फ्यू मेंबर्स जो इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। और इफ द नंबर ऑफ स्पीशीज दे आर लेस इन अ कम्युनिटी, तो व्हेन एनी डिजीज इट टेक्स प्लेस, then what happen, these few number of species they can easily suffer from this disease, and as a result extinction of these species takes place due to lack of their survival rate. Okay students, so next topic is causes of the biodiversity losses. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लॉस होने के पीछे क्या कॉजेस है, तो कहते हैं कि as we observed that there is the accelerated rate in the extinction of the species that world is facing today. And what is the reason behind that? Human beings they are doing some of the activities that are not in favor of the ecosystem health. ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस कर रही है, जो इकोसिस्टम हेल्थ के लिए प्रॉपर नहीं है। तो here he has discussed 4 major causes that are responsible for biodiversity losses. All right, what are these 4 type of causes? The first one is the habitat loss and fragmentation. ठीक है बेटे, habitat loss means sometimes the animals they lost their habitat because of some natural disasters or because of human interference in their territory, in their habitat, or sometimes what happened, the fragmentation of their habitats it takes place. ठीक है, due to some greed of the humans, तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि उसकी वजह से काफी सारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ठीक है, द कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इट कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो these are actually the tropical rainforest, these are actually the Amazon rainforest. ठीक है, what is a general belief about these forests, that these forests they are covering 14% of the earth land surface. ठीक है, अर्थ की जो लैंड है उसका 14% जो है एक टाइम पे ये फॉरेस्ट जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर किया करते थे, पर अब तो कहता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, ठीक है, कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज टेक्स प्लेस इन दिस फॉरेस्ट. So once they are covering 14% of the Earth's land surface, but nowadays only 6% of Earth land surface is covered by these forests. ठीक है, and their destruction they takes place at a faster rate. तो देखो उसमें एक सिंपल सा उसने स्टेटमेंट लिखा है कि जब आप इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे तब भी 100 हेक्टेयर्स जो है से भी ज्यादा रेन फॉरेस्ट जो है उनका लॉस हो चुका होगा. सो यू कैन ऑब्जर्व कि कितनी फास्टली जो है वो धीरे धीरे जो है क्या होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं ह्यूमंस के द्वारा. ठीक है, तो दीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, and they are the habitat for millions of species. So these millions of species they are now facing the threat to their habitats. ठीक है, तो अब ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है, ह्यूमन ग्रीड की वजह से किया जा रहा है. तो ह्यूमन बीइंग्स दे आर स्टार्ट डूइंग द कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन्स हियर. ठीक है, काफी सारे फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर करके वहां पे सोयाबीन्स जो है उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है. ठीक है, प्रोटीन का कंटेंट जो है उसको
बढ़ाने के लिए, इसके अलावा कहते हैं कि सम ऑफ देम दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड्स, कुछ फॉरेस्ट जो है उनको ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट किया गया ताकि मोर एंड मोर कैटल्स they can easily roam through these grasslands, they get more and more fodder and they can be converted into beef cattle. ठीक है, बीफ कैटल होता है कि जब हम कैटल जो है उसको काफी खिला पिला के तैयार करते हैं एंड उससे लेटर ऑन हम उसे मीट के लिए जो है वो यूज करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस the degradation of the habitats of these animals they takes place. ठीक है, and so many species that are living in that habitat they are facing, they are threatened for their survival. ठीक है, आपको कहते हैं कि habitats जो हैं उनके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो स्पीशीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, या तो मजबूर है माइग्रेट करने के लिए, या फिर कुछ स्पीशीज जो हैं which are not doing the migration, they because of lack of conditions that are present in their habitat, ठीक है, their survival rate it goes on decreasing. And sometimes what happen due to human interference, their habitats they are broken into so many smaller fragments. For example, किसी फॉरेस्ट के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, रेलवे लाइंस जो है तैयार कर दी हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट में रेलवे लाइंस जो है बनाने की वजह से सम ऑफ द एनिमल्स दे इजीली फेस द एक्सीडेंट्स, and because of this the fear they comes in the animal species, and the animal species which are living on one side of the railway line they cannot come in contact with the other animals who are living on the other side. So as a result there is changes in their behavior, and because of these behavioral changes reproductive isolation takes place, and as a result these reproductive isolation it leads to extinction of the species. ओके बेटे, सेकंड जो पॉइंट उसने डिस्कस किया है दैट इज नोन एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सो व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट उसमें ये बताता है कि ह्यूमंस दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर वेरियस नेसेसिटीज. ह्यूमन जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, फॉर ऑब्टेनिंग देयर शेल्टर. बट अर्लियर व्हाट हैपेंड, दीज ह्यूमन बीइंग्स so they are obtaining so many things from the nature, but side by side they are doing certain tasks for the proliferation of the nature too. But nowadays what happened, the human population it goes on increasing. तो human population जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, human greed जो है बहुत बढ़ रहा है. तो not nowadays what we do, we are doing the over exploitation of our natural resources. And what is the special thing, that our natural resources they are limited in number. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका नंबर लिमिटेड है, एंड इफ वी डू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट हैपन. ठीक है, दीज नेचुरल रिसोर्सेज दे गेट डिप्लीटेड and they get deteriorate, and so many species that are present in these planet earth, ठीक है, they also face the extinction. ठीक है, तो उसमें उसने बताया कि in the last 500 years, ठीक है, many species they face extinction, and some of these species are जैसे कि स्टीलर सी काउस जो हैं वो extinct हो चुकी हैं. पैसेंजर पिजन it also get extinct because of interference by the humans or a over exploitation of natural resources by the humans. ठीक है, many marine fishes populations they are over harvested by the human beings. एक्वाकल्चर जिसे हम कहते हैं, फिशेस जो हैं उसको हम पॉन्ड्स के अंदर ले आते हैं मैरीन फिशेस को और उनकी ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं. तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि काफी सारी मैरीन फिशेस जो है उनका ओवर हार्वेस्टिंग करने की वजह से उनका जो है एक्सटिंक्शन हो रहा है. और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ज्यादा उनका कमर्शियल जो है उनको एक्सप्लॉइट करने की वजह से दीज स्पीशीज नाउअडेज दे आर फेसिंग द डेंजर ऑफ देयर एक्सटिंक्शन. ओके बेटे, थर्ड पॉइंट जो हम लिखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में वो है कि एलियन स्पीशीज इन्वेजन. ठीक है, समटाइम्स सम ऑफ द स्पीशीज व्हिच आर द आउटसाइड स्पीशीज और द एलियन स्पीशीज sometimes they enters in the habitat intentionally or sometimes unintentionally. तो ये क्या करती हैं, ये स्पीशीज जो है वो यहाँ की जो इंडिजीनियस स्पीशीज होती हैं उनको एक्सटिंक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ दिस एलियन स्पीशीज sometimes there is a decline in the number of the indigenous species, and sometimes if the alien species is a powerful one then it causes the extinction of the indigenous species. So one of the example he has discussed here that the Nile perch when it is introduced in Lake Victoria in the East Africa. ठीक है,
तो इट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द 200 स्पीशीज ऑफ द सिक्लेट फिश इन द लेक। तो लेक के अंदर वहां की एक नेटिव फिश रहा करती थी जिसका नेम था सिक्लेट फिश, और वो कहता है कि जैसे ही वहां पे नाइल पर्च जो थी वहां से जो फिश है उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे 200 स्पीशीज जो है वो सिक्लेट फिश जो है उसकी एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा उसने और बहुत सारी जो एलियन स्पीशीज है उनका एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी इन्वेसिव बीड स्पीशीज that comes from some other countries and enters into our country. For example, carrot grass है which is known as Parthenium indicum. ठीक है, lantana grass है, water hyacinth, you have heard about water hyacinth, it is Iconia crapsis. ठीक, तो इसके अलावा देखिए अफ्रीकन कैटफिश which is known as Clarius garipinus. ठीक है, it is used for aquaculture purpose, but when it is introduced in the ponds or lakes of the country Africa, then what happened, it posed a threat to the indigenous catfishes that are found in their rivers. So whenever question is asked, you have to mention all of these examples for giving your answer. And the fourth is co-extinction. देखो नेम से ही पता लग रहा है co-extinction का मतलब है कि when a species it become extinct, जब कोई भी species जो है वो extinct हो जाती है तो सिर्फ वो species के extinct होने से ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज विच आर एसोसिएटेड विद दैट स्पीशीज और सम ऑफ द स्पीशीज विच आर वेरी मच ऑब्लिगेटरी रिलेटेड विद दैट स्पीशीज दे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ट्री फ्रॉग का एग्जांपल दिया था कि ट्री फ्रॉग जो है वो कईयों के लिए प्रीडेटर्स हैं कुछ स्पीशीज के लिए, और कई बार वो खुद जो है वो उन्हीं स्पीशीज के प्रे भी हैं। तो उस केस में जो स्पीशीज जो हैं, ठीक है, जिनके वो प्रीडेटर्स हैं, ये उन स्पीशीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और कुछ स्पीशीज जो हैं जो उनको ऐसा प्रे लेती है उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हियर ही हैज गिवन वन एग्जांपल। ठीक है, व्हेन अ होस्ट स्पीशीज इट बिकम एक्सटिंक्ट देन द assemblage of the parasites, ठीक है, which are dependent on that host species they also become extinct. मान लीजिए कोई होस्ट स्पीशीज है जिसकी बॉडी में काफी सारे पैरासाइट्स जो हैं वो रहती हैं, तो कहते हैं कि अगर वो होस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है उस पे डिपेंडेंट पैरासाइट भी साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट। अनदर एग्जांपल इज प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। ओके बेटे, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इसने बताया कि द पॉलिनेटर्स, ठीक है, दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट एंड देयर इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन देम। तो अगर प्लांट्स के जो पॉलिनेटर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बटरफ्लाइज हैं, जो वैस्प हैं, बीटल्स हैं, जो भी हैं, अगर वो किसी प्लांट के अंदर जो है पॉलिनेशन करते हैं और उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है तो फिर उन प्लांट्स में भी पॉलिनेशन नहीं होगी, उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी अफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से पॉलिनेटर्स के एक्सटिंक्ट होने की वजह से प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ओके बेटे, तो यहाँ तक सभी